हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ विद पिंकेश पर। मैं आज आप लोगों के लिए 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं आपको सब्जेक्टिव भी कैसे प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इस सब के बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, आज का जो है क्वेश्चन जो सेट किया हूं ये एकदम क्लास 10th का है। यदि आपके आसपास क्लास 10th के बच्चे हैं जो क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर आप शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक जो होता है वस्तु, उसका हमेशा जो है समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब जान लीजिए आप दर्पण के बारे में। दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। दर्पण होता है क्या? तो दर्पण एक कांच का ही भाग होता है जिसकी एक सतह क्या होता है? चिकना होता है। क्या होता है? चिकना। और दूसरी जो सतह होता है परावर्तक सतह, वह पॉलिश किया हुआ रहता है, मतलब चमकीला सतह होता है। ऐसे दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया अवतल दर्पण में और दूसरा उत्तल दर्पण में। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने एक लड़का खड़े हैं। देखिए, जितना ऊंचाई, जितना लंबाई उस लड़का का है उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब भी बन रहा है, मतलब समान साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद यदि दर्पण से जितना दूर पर है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। यहां तक बात समझ में आए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ये होता है आपका उत्तल और अवतल। याद रखिएगा, उत्तल और अवतल। ये हमेशा वास्तविक वस्तु का क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा तो वो उल्टा होगा। एकदम दिमाग में अटा लीजिए कि जैसे वास्तविक देखिएगा वैसे उल्टा, और जैसे आभासी देखिएगा वैसे सीधा मारिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनाता है। ध्यान में रहेगा, दोनों में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है। अब दोस्तों आप इसमें जान जाइए कि होता है, यहाँ देखिए हम बताने वाले हैं कि परावर्तन होता है क्या। इसमें आपका बहुत सारे जो डाउट होता है वो क्लियर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका एक दर्पण है, यहाँ से आ रही प्रकाश और यहाँ टकरा के जा रही है। जो आने वाली किरण होती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटती है, रिटर्न होती है, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये आपको समझ में आया? ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, ये दोनों के जो बीच कोण बनता है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। और यहाँ देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। यदि मान लीजिए आपतन कोण का मान दिया 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी मान होगा 30 डिग्री। इसका 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कहा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। दोस्तों क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी। क्या होता है? सीधा और आभासी होता है। दोस्तों याद रखिएगा, सीधा और आभासी। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये जो परितारिका है यही जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, सूर्य का गोल कैसा दिखता है? तो चिपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चिपटा दिखता है। मैं एक बता दूं, आपके मन में आया होगा कि इसके बारे में नहीं था। मानव नेत्र से रिलेटेड एक ही वीडियो ही बनाने वाला हूं, क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर ही है, तो उस चैप्टर में बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो कौन होगा? तो वो जो होगा समतल दर्पण होगा। वो क्या होगा? तो समतल दर्पण होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? क्या होगा बताइए, आपसे सवाल है। क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, जल का किया जा सकता है, प्लास्टिक का किया जा सकता है, कांच का किया जा, मिट्टी का नहीं किया जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस की क्षमता होती, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है? धनात्मक। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ दे कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो अवतल लेंस की क्षमता होता है ऋणात्मक। आप यहाँ कह सकते हैं कि F बराबर 1/P। P मतलब क्या रहना, या ऐसे बात करें इसको ऐसे भी बोल सकते हो, P बराबर 1/F। F जो होगा मीटर में होगा। फोकस दूरी किस में होगा? मीटर में होगा। इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। कहा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, तो लेंस की जो क्षमता का ऐसा मात्रक है डायप्टर है। क्या है बताइए? डायप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर है। चलिए आगे। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले जान जाइए कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर है। इसके बाद शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो वाट है। पूछेगा न्यूटन किसका मात्रक? तो बल का मात्रक है। क्या है? बल का मात्रक। जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। ओम मीटर क्या है? तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब कहेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या? प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का ओम है। क्या है? ओम है। ओम को लिखते हैं किस तरह से? इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो रहा है? प्रकाश वर्ष किसकी है? तो ये दूरी का है। किसका है? तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष है क्या? तो वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। अब देखिए, एक पारसेक क्या होता है? तारों संबंधित दूरी मापने के मात्रक है, जो बराबर होता है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब देखिए, पारसेक मात्रक है किसका? तो दूरी का है। किसका है? तो दूरी का है। अब देखिए, करेंट किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर। मतलब विद्युत धारा को किस में मापा जाएगा? तो एम्पियर में मापा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो एम्पियर। समझ में आ रही बात या नहीं? उसके बाद कहा कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? तो इसमें जो होता है उत्पादित की जाती है किसमें? तो मेगावाट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। क्या दिखती है? कम। आप देखे होंगे
पानी में जब आप नहीं देखें तो आप देखिए, पानी में जब आप लाठी गिराइएगा तो उसमें आपको दिखेगा, कम दिखेगा, जितना लंबाई है ना उतना नहीं दिखेगा। तो किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई चीज पानी में है, वो लगता है ऊपर लेकिन असल में नीचे रहता है, ठीक है। तो ये सब अपवर्तन के ही कारण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहा कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण वही है, अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन है। अब देख लेते हैं अपवर्तन होता है क्या। अब देखिए आपके लिए मैंने क्या लाया। अपवर्तन क्या होता है कि ऐसे सिंपल समझिए कि अपवर्तन का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना। जब पहला माध्यम है तो उसका उसमें प्रकाश का वेग कुछ अलग होगा, दूसरा माध्यम में गया तो उसका अलग होगा। समझ में आ रही है बात नहीं? तो जैसे मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। आप जानते हैं कि अपवर्तन होता है क्या। देखिए यहाँ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है दोस्तों। अब आपको एक बात समझ में नहीं आती होगी कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। इसका आप सिंपल में समझ जाइए। सघन मतलब उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, और विरल मतलब उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब सघन से विरल में जाएगा, सघन माध्यम से क्या जाएगा? विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसका कारण है कि प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में विभिन्न चाल के कारण अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। आगे कहता है कि अपवर्तन की घटना प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन से आता है, ठीक है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों। ध्यान में है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहे तो लाइक कर दीजिए। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो जान लीजिए अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? कहता है अपवर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा कहा है कि अपवर्तित कोण और परावर्तित कोण, सॉरी यहाँ आपतन कोण लिखा गया, अपवर्तित कोण और परावर्तित कोण की जया क्या होता है? निश्चित होता है, स्थिर होता है। इसी को बोलते हैं साइन I/sin R, जो कांस्टेंट होता है। ये किसने दिया? तो स्नेल ने दिया, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम किससे प्राप्त होता है? तो अपवर्तन के दूसरे नियम से। स्नेल का नियम क्या है? तो साइन I/sin R है, ठीक है। ध्यान में रहेगा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।